इसी कंसेप्ट से ऑडियो चल रहा है। सो नाउ वी विल कंक्लूड अवर પ્રોગ્રામ્સ ની અંદર એમનો ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે ગવર્નમેન્ટ સાથે અને પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં પણ એટલું જ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે। આ ઇન્વોલ્વમેન્ટ માત્ર નહીં અમદાવાદ કે ગુજરાતમાં નથી, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિયા સિવાય અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં પણ એમનું કન્સલ્ટન્સી ચાર્જ ચાલે છે। એટલે એગ્રી કન્સલ્ટન્ટ તરીકે બહુ સારું નામ છે અને એ એમનો આપણે કિંમતી સમય લઈ અહીંયાને સારામાં સારી નોલેજ આપણને ટ્રાન્સફર કરે અને આપણને જે જોઈએ છે એ વસ્તુ પર વાત કરે। તો એને કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપવી, કેવી રીતે એને રિમૂવ કરી શકાય, એ એક જ ક્રોપ ઉપર અડધોથી પોણો કલાક એ એમનું વક્તવ્ય આપી શકે એટલી એમની આ ફિલ્ડમાં માસ્ટરી છે। અને એ મારો અનુભવ છે, કારણ કે અમે ટીવીમાં ઘણા બધા પ્રોગ્રામ કર્યા છે ક્રોપને લઈને, અને એક એપિસોડ અમારો હોય 22 થી 24 મિનિટનો, અને એની અંદર અમે એક જ ક્રોપ ઉપર અમે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, એટલે એના ઉપરથી આપણે અંદાજ લગાવી શકીએ એમની કાબેલિયતનો। બસ, થેન્ક યુ। રિક્વેસ્ટ કરીશ ભરતભાઈને, હવેનું સેશન કન્ટિન્યુ કરશે। ભરતભાઈ પ્લીઝ। नमस्कार, मैं भरत सिंह राजपूत, मैं राजपिपला से बिलोंग करता हूँ। राजपिपला में मेरा नर्सरी प्रोजेक्ट ये सारे इसके साथ साथ में गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं ये सारे प्रोजेक्ट भी साथ में चल रहे हैं। आज जो जिस टॉपिक पे अपन चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है बबल फाउंडेशन के तहत अपन ये चर्चा कर रहे हैं। उसमें किचन गार्डन और टेरेस गार्डन के ऊपर कैसे किचन गार्डन कैसे तैयार कर सकते हैं और टेरेस गार्डन कैसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। उसमें 4-5 टॉपिक्स हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सोइल प्रिपरेशन, यानी सोइल कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि कोई भी प्लांट है उसका बेस होता है सोइल। सोइल पे यदि ग्रो करना है तो उसका पहले आपको मीडिया जो होता है सोइल मीडिया उसको प्रिपेयर करना होता है। उसमें आपको सोइल सिलेक्शन करना पड़ता है। तो सोइल आप या तो खेत वाला सोइल ले सकते हैं जो डायरेक्टली फर्टाइल सोइल हो, वो आप यूज ले सकते हैं, या फिर नर्सरी जो भी हो नर्सरी से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सोइल तैयार करने के लिए आप किचन गार्डन के लिए जो सोइल तैयार करते हैं उसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं। एक पोर्शन आप सोइल रखिए, एक पोर्शन वर्मी कंपोस्ट रखिए। और नीम केक भी यूज ले सकते हैं। नीम केक का यूज है वो एज ए पेस्टिसाइड या एज ए तरीके से यूज आता है। नीम केक नींबोली जो आती है ना, उसका जो केक बनता है ऑयल निकालने के बाद जो केक बचता है उसको नीम केक बोलते हैं। वो एज ए पेस्टिसाइड यूज होता है नीम केक। करंज का केक है, नीम केक है, दिवेली फूल है, ये सारी चीज आप यूज में एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे उसमें मिक्स कर सकते हैं सोइल प्रिपरेशन करते वक्त। दूसरा, जैसे आपका गार्डन है तो गार्डन की जो लीव्स होती हैं ड्राई लीव्स, उनको भी आप यूज ले सकते हैं। उसमें गार्डन लीव्स ले सकते हैं। फिर गार्डन लीव्स और दूसरा किचन का जो वेस्ट निकलता है उससे भी आप बायो फर्टिलाइजर तैयार करके वो उसमें मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर आप तैयार करेंगे तो उसमें कम से कम 2 महीने का टाइम पीरियड जाता है। उसको एनारोबिक को एरोबिक तरीके से एक बंद कंटेनर में छेद कर देने के, जैसे आप बकेट ले रहे हैं तो बकेट के अंदर जो वेस्टेज है उसको इकट्ठा करते रहिए किचन वेस्ट को, और उसको उसमें जगह 2-3 जगह आपको छेद करने हैं तो एयर उसमें से पास हो, और उसमें जो पानी बनता है जो जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो उनका पानी वगैरह होगा तो वो वेस्टेज वो बाहर निकल जाएगा। इसके लिए आपको वो चीज़ यूज में लेनी है। लेकिन नॉर्मल आपको प्रिपेयर करना है तो आप वर्मी कंपोस्ट और लीव्स का यूज में ले सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कार्बन का काम करेगी और एज ए फर्टिलाइजर यूज आएगा। सभी को एक मिश्रण तैयार हो जाने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर एक जो भी पोट यूज में ले रहे हैं, आप किचन गार्डन बना रहे हैं तो उसके लिए आपके हिसाब से आप पोट यूज ले सकते हैं। पोट की साइज 12x12 हो सकती है। इसमें प्लास्टिक के भी ये पॉलीथीन्स आती है आजकल, ग्रो बैग्स जिसको बोलते हैं, जो 2 से 3 साल के लिए चलते हैं, 2-3 साल तक आपको कंटिन्यू चलते हैं, तो ग्रो बैग यूज में ले सकते हैं। ग्रो बैग की अलग अलग साइज आप जो प्लांटिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी कि कौन सा ग्रो बैग आपको यूज लेना है।
नॉर्मल जो वेजिटेबल यूज में लेते हैं आप उसमें पालक यूज में ले सकते हैं, सीड के अंदर पालक यूज ले सकते हैं, धनिया यूज ले सकते हैं, मेथी यूज ले सकते हैं। इनको आप लीफी जितने भी प्लांट हैं उनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लीफी प्लांट को आसानी से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। प्लास्टिक में भी कर सकते हैं, जैसे अपने फूड कंटेनर प्लास्टिक के आते हैं उनको भी आप कट करके फूड कंटेनर को उसमें कोकोपीट करके एक मीडिया आता है कोकोपीट, उसको आप यूज लीजिए। कोकोपीट को उसमें पानी से भिगो के कोकोपीट उसमें डाल दीजिए, फिर उसमें आप मेथी दाने डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, ये सारे ग्रो कर सकते हैं और रेगुलर उसको कट कर सकते हैं। ये हाँ, खाली कोकोपीट में भी यूज ले सकते हैं। खाली कोकोपीट है उसको पानी से एक बार या 2 बार वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको डायरेक्टली आप यूज ले सकते हैं। जैसे कोई भी कंटेनर ले लीजिए आप, उन कंटेनर में आप पानी एक्सेस पानी निकलना चाहिए, उसके लिए छेद होना चाहिए कि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए, बाकी उसकी रूट को सड़ा देना, जो भी रूट डेवलप होगी उसको सड़ा देना। इसके लिए एक्सेस पानी जो है वो बाहर निकलना चाहिए। जैसे मेथी यूज ले रहे हैं या धनिया यूज ले रहे हैं तो उसको रेगुलर आप कटिंग हर वीक में 2 बार कटिंग आ जाता है, वो आप घर पे भी बना सकते हैं। उसके फोटोग्राफ से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं उसमें, वो कर सकते हैं। दूसरे जैसे ग्रो बैग हैं उनमें आप बैंगन के प्लांट हैं, मिर्ची के प्लांट हैं, वो प्लांट आसानी से आप लगा सकते हैं। यानी एक ग्रो बैग में एक प्लांट आप लगाइए, यानी वीकली आप कम से कम 2 से 3 किलो उसमें से प्रोडक्शन आप आसानी से ले सकते हैं एक बैग में से। और जैसे बैंगन के प्लांट है तो बैंगन के प्लांट आपको 35 डेज में प्रोडक्शन देना चालू कर देता है। कोई भी वेजिटेबल्स है, लीफी प्लांट है वो आपको 8 से 10 दिन में प्रोडक्शन देगा। बाकी जितने दूसरे प्लांट्स हैं उनको आप 35 दिन में आप उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं 35 डेज में। मिर्ची के पौधे लगा सकते हैं आप, कोई भी किचन गार्डन उसमें मिक्स वेजिटेबल करिए, मिक्स क्रॉपिंग करिए। तो जैसे छोटा है तो उसमें आप सिर्फ वेजिटेबल ले सकते हैं, ज़्यादा जगह है तो आप फ्लावरिंग प्लांट भी उसमें यूज ले सकते हैं, कुछ वुडी प्लांट ले सकते हैं, कुछ फ्रूट प्लांट यूज ले सकते हैं। यानी मिक्स क्रॉप आप करेंगे तो उसके बेनिफिट अलग अलग आते हैं। जैसे फूल के पौधे आप लगाते हैं तो पोलिनेशन आसानी से होता है, कुछ इंसेक्ट उसमें अटैक होते हैं और उसकी वजह से पोलिनेशन होता है, प्रोडक्शन अच्छा मिलता है और जो गार्डन है आपको अच्छा लगेगा उससे। फ्रूट प्लांट में आप पपैया लगा सकते हैं, आप नॉर्मल इसमें पपैया ग्रो कर सकते हैं, बेड में भी ग्रो कर सकते हैं। कुछ चेरी प्लांट है वो लगा सकते हैं, काफ़ी प्लांट आप इसमें कर सकते हैं। लेमन लगा सकते हैं, जैसे कंटेनर है उसमें आप लेमन प्रोडक्शन कर सकते हैं, बनता है। लेमन आप बिग साइज का पोट लीजिए, उसमें लेमन आसानी से ग्रो करता है। और अभी जो लेमन आ रहे हैं कटिंग से जो 11 महीने में प्रोडक्शन चालू कर देते हैं और ईयर में 3 बार प्रोडक्शन देते हैं, यानी पूरे साल भर आपको लेमन का प्रोडक्शन मिलेगा। उस टाइप के पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। हाँ, उसका रेगुलर आप कटिंग उसका प्रूनिंग करना पड़ता है, प्रूनिंग करिए तो वो बड़ा नहीं होगा और उसका प्रोडक्शन भी रेगुलर आपको मिलता रहेगा। ये तो सारे प्लांट से रिलेटेड। और बेल वाले पौधे भी आप कर सकते हैं। बेल में जैसे दूधी के प्लांट्स हैं, जो तोरियो आती है, तोरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाँ, गलका बोलते हैं, उनको लगा सकते हैं। करेला आप कर सकते हैं, ये सारे बेल वाले प्लांट आते हैं। कुकुम्बर आप साथ में लगा सकते हैं, कुकुम्बर है। लेकिन ये सीड का सिलेक्शन जब भी करते हैं तो फर्स्ट वैरायटी आप अपने किचन के लिए ले रहे हैं तो मैक्सिमम देसी सीड जो होते हैं उनका सिलेक्शन करें। तो देसी सीड जो है एक बार आप प्लांट परचेज करेंगे फिर कंटिन्यू आप उन्हीं से अपना सीड वापस तैयार कर सकते हैं। आपको बार बार मार्केट से परचेज करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो जो सीड है उसको आप मैच्योर करिए, जैसे भिंडा है तो भिंडा मैच्योर होने के बाद में उसमें से सीड निकाल सकते हैं, उसी सीड को रेगुलर आप हर साल यूज ले सकते हैं। तो आपको प्रोडक्शन में उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अब यदि आप हाइब्रिड बियारण लेते हैं तो हाइब्रिड में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर आपको प्रोडक्शन देकर सेकेंड ईयर वो प्रोडक्शन में कम हो जाएगा। तो वो हाइब्रिड बियारण यूज में नहीं लीजिए, आपको अपना खुद का बीज बैंक तैयार कर सकते हैं।
इस टाइप से दूधी में भी कर सकते हैं, सभी क्रॉप में होता है ये। इस टाइप से आप तैयार कर सकते हैं। हाँ जो हाँ दूधी आ रही उसी में से आप उसका सीड तैयार कर सकते हैं, देसी वैरायटी है तो। उसके बाद क्या होता है, वो नहीं रहता, दूसरी बार नया प्लांटिंग करिए, नया प्लांटिंग करिए। अच्छा है। उसका एक टाइम पीरियड होगा, तब तक वो उसमें प्रोडक्शन देगा। जैसे एक प्लांट की कैपेसिटी है, टमाटर है, टमाटर की प्लांट की कैपेसिटी 8 किलो प्लांट देगा आपको, तो 8 किलो से ज़्यादा प्लांट कभी कभी 9 किलो हो जाएगा, 10 किलो, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। उसका एक कैपेसिटी है, उतना ही प्रोडक्शन वो देगा, फिर निकाल के नया प्लांटिंग कर सकते हैं। ये जैसे मिर्ची के प्लांट हैं, इस टाइप से आप कंटेनर लेके आप घर पे भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ ये कोकोपीट लिया हुआ है, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट है। इसके अंदर आप બકુલ ફાઉન્ડેશનમાંથી એક વોલેન્ટિયર અહીંયા આગળ આવી જજો પ્લીઝ. એક વોલેન્ટિયર અહીંયા આગળ આવી જજો પ્લીઝ. થેન્ક યુ. मिर्ची के प्लांट हैं या कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है या आप दूधी के क्रॉप हैं, बेल वाली क्रॉप, उनको भी पहले आप इस टाइप से सीडलिंग तैयार कर सकते हैं। किसी भी क्रॉप के आप पहले सीडलिंग तैयार करिए, सीडलिंग तैयार करके आप डायरेक्ट फिर उसको बड़े ग्रो बैग में प्लांटिंग करिए, तो आपका एक तो टाइम पीरियड बच जाएगा। उसमें सीडलिंग तैयार होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि दूधी का टाइम पीरियड हो गया ओवर, तो जैसे तुरंत आप दूधी लगाएंगे विद इन 20 या 25 दिन में वापस दूधी देना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड 35 डेज या 40 डेज होता है किसी भी वेजिटेबल का फ्लावरिंग का टाइम पीरियड। तो आपने 30 दिन इसमें रख दिया, तो आगे के जो 10 दिन या 15 दिन है उतने दिन बाद वो प्रोडक्शन आपका चालू हो जाएगा। इस टाइप से आप प्रोडक्शन को टाइम पीरियड भी बचा सकते हैं। तो ऐसे आप कुछ प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें मिर्ची में भी अलग अलग वेराइटीज़ आती है, जैसे तीखी मिर्च है तो G4 बोलते हैं उसको गुजरात में अपने, और लंबी जो मिर्च आती जो कम तीखा होता है, फिर वो बड़ी मिर्च जो अचार के लिए आती है, वो सब प्लांटेशन आप इस टाइप से करके ग्रो बैग में किचन गार्डन के तौर पे आप तैयार कर सकते हैं। घर में जो तैयार कर रहे हैं उसमें नॉर्मल मिट्टी जो आपकी है, मिट्टी का एक बेस लिया, एक बेस आप कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट लेने के पीछे रीजन है न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन मिले प्लांट इसके लिए। और मंथली आपको उसको एक फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। मंथली फर्टिलाइजर देने के पीछे रीज़न है कि जैसे अपने सभी लोग हैं, अपने को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, डेली अपन खाना खाते हैं, तो प्लांट भी सेम ही चीज़ है, उसको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी फूड देना पड़ता है अपने को। उस टाइप से जितना केयर करेंगे उतना प्रोडक्शन वैल्यू भी आएगा, फूड की क्वालिटी आएगी, वो सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक पे आपको जाना तो आप मैक्सिमम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज में लीजिए, जिसमें आप खुद बनाइए, वर्मी कंपोस्ट है, फिर नेम केक है, दिवेली खोल है, ये यूज में लीजिए। छाछ यूज में ले सकते हैं, जो खट्टी छाछ होती है वो यूज में ले सकते हैं। वो छाछ एक मिट्टी को सुधारने का एक सबसे बेस्ट तरीका है, पीएच को मेंटेन करता है। कोई भी एसिडिटी या बेसिक पीएच वाली जो मिट्टी होगी उस पर छाछ का ड्रेंचिंग कराएंगे तो वो उसका सेम पीएच तक ला देगा। हाँ, थोड़ा उसका क्वांटिटी होता है, निश्चित क्वांटिटी, आप छोटा गमला 5 ml डालिए, उससे ज़्यादा नहीं। और वीकली आप यूज में ले सकते हैं, उससे न्यूट्रिशन भी मिलता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है छाछ में, लेकिन वो 3 से 4 दिन की होनी चाहिए, खट्टी होनी चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चंस आप लिख के रखिए, उसके सारे जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, लेकिन जो उनकी कंटिन्यूटी है ना, तो आप क्वेश्चन होगे तो एक डाइवर्ट हो जाएंगे, तो हमको जो फोकस करना है, सबको देना है, तो वो बहुत कम हो जाएगा। हाँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है सबको, आपका जो भी क्वेश्चन है जस्ट राइट डाउन
लास्ट में हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसमें ले लेंगे। थैंक यू। जिसको बेस अपन ने तैयार कर लिया है, मिट्टी का जो बेस है वो तैयार हो गया। उसके बाद में ग्रोइंग पोट अलग अलग साइज के आप ले सकते हैं, 12 बाई 12 की साइज के आते हैं ग्रोइंग पोट, वो ले सकते हैं। या घर में जो वेस्ट पड़ा है उससे भी आप पोट तैयार कर सकते हैं। उन पोट से में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। उसमें नॉर्मल आप लीफी प्लांट करेंगे तो आसानी से ग्रो होंगे, उनको आप रेगुलर बेस पे यूज ले सकते हैं। उसके बाद होता है कि सीड सिलेक्शन। सीड सिलेक्शन में मैंने कहा जैसा कि आपको ज़्यादातर जो सीड है देसी वैरायटी के सीड सेलेक्ट करने हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं। सीड सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर उसकी एक नर्सरी तैयार करिए। छोटी नर्सरी यदि बड़ा तैयार कर सकते हैं, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास इस टाइप की ट्रे नहीं है तो खाली प्लास्टिक का पोट है, उसमें भी आप सीड डाल सकते हैं। सिंगल सिंगल सीड डालिए, लाइन वाइज सिंगल सिंगल सीड डालेंगे तो ग्रो करेगा। जब प्लांट लगभग 10 इंची का हो जाता है फिर उसको आप नेक्स्ट पोट में आप ट्रांसफर करेंगे। इसमें आप कोकोपीट ले सकते हैं, वर्मी प्लांट ले सकते हैं। डिफरेंट मीडिया जो है यहाँ पे बकुल फाउंडेशन की ओर से भी रखे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, वो मीडिया यूज ले सकते हैं। जैसे ये टमाटा है तो इसमें भी अलग अलग वेराइटी में आता है, उसको भी आप सेम तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। उसी टाइप से बैंगन के प्लांट हैं वो भी आप तैयार कर सकते हैं। जब प्लांट तैयार हो जाते हैं तो आप इसको ग्रो बैग में ट्रांसफर कर दीजिए। और जब भी टाइम पीरियड इसका 35 डेज होगा ऑटोमेटिक वो प्लांटेशन देना चालू करेगा। और वाटरिंग का जो सिस्टम है, यदि आप टेरेस गार्डन कर रहे हैं तो उस पर ड्रिप सिस्टम एक सेट कर सकते हैं, यानी हर एक पोट के ऊपर एक ड्रिपर लगा दीजिए और ड्रिप सिस्टम सेट कर सकते हैं। एक ड्रिप की लाइन कर दिए तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। हाफ एन आवर आपको पर डे उसको पानी को चलाना है, ड्रिप को चलाना है, आधे घंटा डेली चलाएंगे, पानी की भी बचत होगी। मैक्सिमम एक पोट में आपको 100 ml 200 ml पानी जाएगा। रेगुलर 100 से 200 ml पानी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, उतना पानी उसको मिलता रहेगा तो प्लांट अच्छे से और हेल्दी ग्रोथ करेगा। यदि प्लांट हेल्दी होगा तो उस पर इंसेक्ट भी कम लगेंगे, डिजीज कम आएगी, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। और पेस्टिसाइड के लिए 2-3 चीजें हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं तो आप उसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज कौन सी ले सकते हैं। उसमें नीम ऑयल आता है, 10,000 ppm नीम ऑयल आता है, उसको आप यूज ले सकते हैं। 3,000 आता है, यानी कम इंसेक्ट है तो आप 3,000 ppm यूज में लीजिए। नीम ऑयल के साइड इफेक्ट नहीं है, वो आप खुद भी बना सकते हैं, खुद भी तैयार कर सकते हैं। जैसे निगोली जो होती है वो आप इकट्ठी करके उनसे आप नीम पाउडर तैयार कर सकते हैं, उसको आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करेंगे तो उसमें जैसे बैंगन है या मिर्ची है, टमाटा है, इनमें वाइट फ्लाई ज़्यादा आता है। वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, उसका रोग ज़्यादा होता है इन प्लांट्स में। तो उनको आप नीम ऑयल का आप रेगुलर स्प्रे 15 दिन में करेंगे तो वो हमेशा कंट्रोल में रहेगा। पपाया के जैसे प्लांट है, पपाया प्लांट है, उसमें रेगुलर में आपको लीफ का देखा होगा कि कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है लीफ, उसमें ये वाइट फ्लाई और सकिंग पेस्ट की वजह से होता है। उसका रोकथाम भी आप नीम ऑयल के द्वारा कर सकते हैं। और नीम केक यूज ले सकते हैं, करंज ऑयल यूज में ले सकते हैं, उनका स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जैसे मोरिंगा लीव्स है, उनसे भी आप मोरिंगा लीव्स है, नीम लीव्स है, इनसे भी आप एक्सट्रैक्ट तैयार कर सकते हो। वो एक्सट्रैक्ट को आप रेगुलर बेस पे यूज ले सकते हैं। रेगुलर बेस पे मतलब कुछ ml आपको पंप में लेना है, 15 लीटर के पंप में 50 ml के आसपास, तो उसको आप रेगुलर बेस पे आप स्प्रे करें तो उससे फर्टिलाइजर भी मिलता है और इंसेक्ट से भी कंट्रोल मिलता है। दूसरा जैसे ये हो गया इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड पॉइंट अपना प्रोडक्शन का जो है। फिर आप वीकली जैसे वीकली आप 2 से 3 किलो का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। जैसे 3 से 4 प्लांट आपने बैंगन लगा रखे हैं तो एक वीक में आपको 2 किलो के आसपास प्रोडक्शन मिलेगा। रेगुलर बेस पे 2 किलो प्रोडक्शन ले सकते हैं। रेगुलर में आप उसका पिकिंग जितना पिकिंग करेंगे, मिर्ची है, बैंगन है, कोई भी वेजिटेबल है, उसको जितना आप जैसे मैच्योर हो गया आप तोड़ लेंगे तो उसका प्रोडक्शन उसमें बढ़ेगा। बाकी क्या है कि प्रोडक्शन आपका कम होएगा। आप प्रोडक्शन लेते रहेंगे, कंटिन्यू उसको फर्टिलाइजर देंगे तो उसका प्रोडक्शन रेगुलर आपको मिलता रहेगा। एक मेथड ये हुआ है कि आप इस टाइप से किचन गार्डन में
बना सकते हैं। सेकंड एक मेथड आता है कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक होती है, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोपोनिक, यानी पानी के अंदर भी आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। वो प्लांट भी इस मेथड से आप ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक है। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, पानी के हाइड्रोपोनिक मतलब पानी के ऊपर ग्रोथ को आपको प्रोटेक्ट करना। ये आप एक छोटा सा यूनिट अपने घर में बालकनी में भी सेव कर सकते हैं और लीफी प्लांट के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे टेरेस पर भी सेव कर सकते हैं और किचन एरिया है उसमें भी आप एक छोटा एरिया जिसमें आपको रेगुलर बेस पे आपको धनिया मिल सकता है, रेगुलर बेस पे आप धनिया की कटिंग कर सकते हैं, पालक मिल जाएगा इसमें। लीफी प्लांट ऊपर लेट्यूस है, ये आसानी से मिलेगा। ये सारे प्रूफ आप रेगुलर कर सकते हैं, ये नॉर्मल है या किसी को बुला के भी आप प्लांटिंग वो करवा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक में आपको वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनको आपको देना होता है। इसमें बासिल्स चलता है और टमेटा भी आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन टमेटा सेम सिस्टम वो होगा जो ग्रो बैग होता है उसमें कोकोपीट भर के उसमें लगाने का आपको, और उसके बेस पे वो चलेगा। लिक्विड जो कंटिन्यू लिक्विड फर्टिलाइजर है उसमें सिर्फ आप लिक्विड प्लांट ही रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं उसमें, जैसे आपको हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ऑर्गेनिक जो फूड आपको रेगुलर मिलता रहेगा, वो सारी चीज़ आप इस बेस पे कर सकते हैं। अब एक एक करके आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपके वो ले लीजिए, फिर जो भी टॉपिक्स होगा आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। नो इस टाइप से, जैसे ये आ रहा इस टाइप से धूप आता तो भी चलता है। ये 6 to 8 आवर्स धूप मिलेगी इस टाइप से भी तो भी प्लांट ग्रो करेगा। प्लांट को सिर्फ लाइट चाहिए, धूप नहीं, लाइट से ग्रो करेंगे। जैसे ये पुदीना लगा सकते हैं, मिंट कर सकते हैं आप, बासिल्स कर सकते हैं, लेट्यूस कर सकते हैं, धनिया रेगुलर बेस पे कर सकते हैं। इनमें आपको धूप मतलब इस टाइप से जो धूप मिल रही है नॉर्मल धूप, वो उतनी धूप जैसे आपकी बालकनी है, बालकनी से जो धूप आती है वो इनफ है प्लांट के लिए, उसमें ग्रो करेगा। वहाँ पे भी होगा, सेट नेट ऐसे कर दीजिए। ज़्यादा धूप लग रही है आपको तो कुछ जैसे दोपहर में धूप 12-1 बजे धूप ज़्यादा होती है तो एक सेट नेट लगा के रखिए उसमें। सेट नेट से जैसे सेट नेट अलग अलग तरह की सेट नेट आती है, 50% आती है, 70% आती है। तो ज़्यादा धूप की जरूरत हो तो आप 50% सेट नेट लगाइए, तो उससे कम सेट धूप आएगी। 50% सेट रहेगा, 50% धूप आएगी। इस टाइप से प्लांटिंग कर सकते हैं। मिर्ची और बैंगन, हाँ, इसमें 2 प्लांट के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? यदि आप फील्ड में लगा रहे हैं, तो रो से रो की जो डिस्टेंस है वो 3 से 3.5 फीट यानी 1 करब रख सकते हैं। 3 फीट का जो 1 करब होता है उतना रख सकते हैं। और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस आप 2 फीट रखिए। कोई भी वेजिटेबल क्रॉप है उसमें 2 फीट का डिस्टेंस चाहिए। और फिर रो से रो आप 5 फीट भी रख सकते हैं और 3 फीट भी रख सकते हैं। जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना आपको उसमें दवा मारने में आसानी होगी, फ्रूट पिकिंग में आसानी होगी, ये हल चलाने में आसानी होगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन घर पे आप जो कर रहे हैं तो स्पेस कम होता है तो इस हिसाब से आप 2-2 फीट में प्लांटेशन रख सकते हैं बालकनी में। जी हाँ, हर चीज में यूज आएगी छाछ, आपको ले सकते हैं। छाछ के साइड इफेक्ट नहीं है, हर एक चीज में आप छाछ यूज, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो भी बना रहे हैं उसमें छाछ यूज ले सकते हैं। प्लांट में डायरेक्ट छाछ स्प्रे करेंगे तो भी उससे फायदा होता है, न्यूट्रिशन मिलता है उसको। और छाछ का मेन काम में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो जमीन के पीएच को एडजस्ट करता है। और ऑर्गेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं
वो बना के रखता है, वो ज़्यादा डेवलप करता है। ऑर्गेनिक कार्बन भी आप यूज ले सकते हैं। अभी जैसे नॉर्मल जो अपने लकड़ी का कोलसा होता है, काफी जगह वो भी यूज में लेते हैं कार्बन को बढ़ाने के लिए, ये वेस्ट को मेंटेन करने के लिए। कुछ पौधों में आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे कोलसा होता है ना, लकड़ी वाला कोलसा, उसको डाल सकते हैं। ऐसे पाउडर भी डाल सकते हैं उसका, वो छोटे छोटे उसके पीस होते हैं जो बच जाता है लास्ट का, जो अपन रो मार्केट को ऐसे फेंकते हैं, उसको डालेंगे तो वो बेनिफिट करता है। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंट बढ़ा देता है, बैक्टीरिया बढ़ाएगा, आपको अर्थवॉर्म बढ़ा देगा, अंदर अर्थवॉर्म होंगे ना वो बढ़ा देगा, तो उसके बहुत सारे इफेक्ट और वेस्ट को मेंटेन रखेगा। छाछ के अलावा हमें दूसरा कौन सा उपाय है जिससे हम पीएच एसिडिक लेके जा सकते हैं? ऑर्गेनिक जिप्सम, नॉर्मल जिप्सम यूज ले सकते हैं। जिप्सम है, जिप्सम मिलता है, आप जिप्सम से पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। बराबर। कोई भी एसिडिक या क्षारीय जमीन है, जैसे अपने समुद्र के किनारे की जमीनें काफी खराब है, तो उसमें जिप्सम यूज लेके आप उसको सही कर सकते हैं और उसमें प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं, वो क्या मतलब ऑर्गेनिक है क्या इनऑर्गेनिक? कैल्शियम नाइट्रेट ऑर्गेनिक नहीं होता है, इनऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें केमिकल से बनता है कैल्शियम नाइट्रेट। आप जिप्सम है वो रॉक सोल्ट है, उसको यूज ले सकते हैं। आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो इतना आवाज़ से बताइए तो सारे कैंडिडेट्स को समझ में आए। अदरवाइज क्या होगा, ये भाई साहब का क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, तो प्लीज़ स्पीक लाउडली। हाँ, अदरक के लिए कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत होती है? ऑर्गेनिक जितना ऑर्गेनिक होगा अंदर, ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा जमीन में, उतना वो जमीकंद को अच्छा बनाएगा। जमीकंद है वो उतना, यानी जो जमीन है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, तो उसमें आसानी से ग्रो। ऑर्गेनिक मैटर कब बढ़ेगा? जब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल आप डालेंगे, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, छानिया खातर हैं, या जो जैसे कोलसा का पाउडर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ये जितना बढ़ाएंगे, या वर्मी कंपोज है, उतना ही जमीन फलद्रुप होगी। क्योंकि रेगुलर बेस पे आप केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, उतना जमीन वो क्षारीय होती जाएगी, उसमें जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया है वो सारे डेड हो रहे हैं, यानी उसकी जो संख्या है, क्वांटिटी 1 ml में इतना होना चाहिए, उतना नहीं मिलेगा। वो सारी चीजें अदरक गमले में कर सकते हैं, आसानी से होगा। पोट की साइज है वो थोड़ी बड़ी रखिए, अदरक कर सकते हैं आप, आसानी से होगा। अदरक का टाइम पीरियड होता है 4 मंथ से 6 मंथ मैक्सिमम अदरक में लगा। वैसे तो अभी का सीजन है, बारिश का सीजन, इसमें आप डाल सकते हैं। वैसे उसका टाइम पीरियड होता है 2 बार डालते हैं। अदरक है, हल्दी है, ये सब आप अंदर कर सकते हैं। बड़ा सही सब्जी 1 बीघा जमीन में सर जिप्सम की बात की आपने, गमले में कर सकते हैं आप। नहीं, ताजा जो अभी मार्केट में मिल रहा है ना, उसमें जो स्प्राउटेड है हल्का सा, कोई भी ताजा अदरक आप मार्केट से परचेज करिए और उसको डायरेक्ट आप प्लांटिंग कर सकते हैं, उसके पीस करके, पूरा नहीं डालने का, पीस करेंगे, पीस करके डालें, उसमें एक में काफी सारा बनता है। 1 बीघा जमीन में जैसे मैंने अभी 15 बीघा जमीन निकाली फारस वाली की, हाँ। 10 साल से मैं कुछ नहीं किया थी, मैंने शुरुआत कर दिया, तो 1 बीघा में कितना जिप्सम डाल सकते हैं और जिप्सम कहाँ से लाया जाए? जिप्सम नॉर्मली जैसे GNFC है वो प्रोवाइड करती है, और जो आपके सेंटर्स हैं वो सब्सिडी में प्रोवाइड करते हैं। बाकी जिप्सम डायरेक्ट आपको परचेज करना, जिप्सम का सोर्स है राजस्थान में जितने भी माइंस हैं वो जिप्सम के माइंस हैं, मैक्सिमम माइंस जिप्सम की है, तो वहाँ से आपको बल्क में चाहिए तो वहाँ से आप पूरा ट्रक लोड कर सकते हैं। तो टन का साइज मेरे हिसाब से 1400 से 1500 रुपए टन के हिसाब से वहाँ से 1 लाख का 1500। हाँ, उस रेट में आपको लगभग मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट। 1 बीघा में कितना डाला जाएगा? 1 बीघा में आपका लगभग 800 किलो के आसपास बोल रहे, 800 से 1000 किलो डाल। जी 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 हाँ, उसको रीट्रीट करिए, बाहर निकालिए, पूरा रीट्रीट करिए। उसमें आप जैसे सीवीड यूज में ले सकते हैं, ऑर्गेनिक ही आता है सीवीड, ह्यूमिक एसिड यूज ले सकते हैं,
और जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वर्मी कंपोज वो एक्स्ट्रा मिक्स करिए, रीट्रीट करके वापस यूज ले सकते हैं। धूप पे रखते हैं तो बेटर है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे फंगस जनरेट होगा या कुछ भी इस टाइप के जो हार्मफुल है बैक्टीरिया, उसको आप किल करके यूज में ले सकते हैं। रीट्रीट करके यूज लीजिए या नई सोइल ले सकते हैं। वो जैसे निकलता है सब्जियों का है ये है, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बंद बकेट जो आती है वो यूज में लीजिए। उसमें ऊपर की तरफ जो ढक्कन है उस पे 4 से 5 होल करिए उसमें, और साइड में 4-5 होल करिए। और जितना भी किचन वेस्ट है वो उसमें डेली आप उसमें भरते रहिए। जैसे 15 से 20 दिन होगा, जैसे पूरी बकेट भर गई तो उसको साइड में कर दीजिए, 15-20 दिन के लिए उसको छूना नहीं है। और थोड़ा मिट्टी मिक्स करिए, मिट्टी या वर्मी कुछ भी है मिक्स करेंगे तो वो जल्दी डिकम्पोज होगा, उसमें 2 महीने लगेंगे आपको। जैसे एक लेयर आपने इसकी बनाई, एक लेयर हल्की मिट्टी की बनाएगी, इस टाइप से बना सकते हैं। 3 से 4 लेयर कर सकते हैं। फिर जैसे आपने जैसे बकेट भरी तो 50% या 30% रह जाएगी, क्योंकि उसमें जितना पानी है, मॉइस्चर है, वो सारा निकल जाएगा, तो वो नीचे बैठ जाएगी। फिर उसको महीने या 2 महीने में उसको हिलाते रहिए, किसी से भी, जैसे खुरपी है या कुछ है उससे उसको ऊपर नीचे करिए। जब वो पूरा ड्राई हो जाए फिर 2 महीने बाद उसको रेगुलर बेस पे आप अपने गमलों में यूज ले सकते हैं, किचन गार्डन में यूज ले सकते हैं। हाँ, उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद वो ड्राई पूरा, उसका नीचे की तरफ आप कुछ रखिए, उसमें उसका लिक्विड भी निकलेगा। उस लिक्विड को आप एज ए टॉनिक भी यूज ले सकते हैं, क्योंकि वो उसमें सारे कैल्शियम है, पोटास है, वो सारा निकलता है। जैसे वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं उनमें काफी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, वो न्यूट्रिशन सारे लिक्विड फॉर्म में वो सारे नीचे इकट्ठे होते रहेंगे। उनको एज ए स्प्रे भी यूज ले सकते हैं टॉनिक के तौर पे, प्लांट टॉनिक पे, और नीचे ड्रेंचिंग भी यूज ले सकते हैं। जी किस वापस बोलिए सर? जैसे कोकोपीट का जैसे कोकोनट का होता है, हाँ, इसी तरह से दूसरे लीव्स का भी पाउडर करके हम यूज कर सकते हैं। वो एज ए फर्टिलाइजर यूज ले सकते हैं। जैसे बनाना है, वर्मी कंपोज जो बनाते हैं ना, तो वर्मी कंपोज में काफी लोग जैसे छाने खातर तो लेते हैं, उसके साथ साथ में लीव्स भी लेते हैं। जैसे एक लेयर लीव्स होती है, एक लेयर खातर की होती है, इस टाइप से मिक्स करते हैं, तो उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। पौधों में जो लीव्स होते हैं उनमें कार्बन ज्यादा होता है, तो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ेगी, तो उनको यूज ले सकते हैं। वो लेयर कर सकते हैं, उसको हल्का ड्राई करना होता है आपको, ज्यादा ड्राई की जरूरत नहीं है। जैसे बनाना लीव्स है, या जैसे आपका फील्ड है तो उसमें नीचे लीव्स ड्राई हो जाती है, उन लीव्स को आप डायरेक्ट यूज एज ए फर्टिलाइजर यूज ले सकते हैं। वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है, वर्मी से भी ज्यादा रिजल्ट उसमें आएगा, क्योंकि उसमें काफी सारे न्यूट्रिशन होते हैं। बनाना पड़ेगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, उसको आप जैसे कंटेनर में या किसी में रखेंगे, या फिर उसको मिट्टी के साथ मिक्स करेंगे या वर्मी के साथ मिक्स करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपको 1.5 महीने 2 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा पूरा। ग्रोइंग बैग आपका रेगुलर 2 साल तक 3 साल तक चलता है। हाँ, लेकिन जैसे आपका क्रॉप पूरा हो जाता है तो उसकी मिट्टी आपको चेंज करनी है, मिट्टी आप चेंज करते रहिए। आप ग्रोइंग बैग आप अपने टेरेस गार्डन पे आराम से अच्छे से पसंद कर सकते हैं। नॉर्मल आप 12x12 ले सकते हैं। इसमें आप जैसे ग्रोइंग बैग छोटा बैग है तो उसमें आप ओवेज भी ग्रो कर सकते हैं, फ्लेवर ग्रो कर सकते हैं। प्लेट पॉलीथीन, उसमें आप ओवेज है, फ्लेवर है, इस टाइप के जो भी क्रॉप है, जो छोटे होते हैं और निकले इनके होते हैं, उनको आप आसानी से उन्हें ग्रो कर सकते हैं। उन्हें एक बार में ग्रोथ आ जाता है। निबे वेजिटेबल मैक्सिमम जो भी वेजिटेबल होती है वो 90 दिन में पूरी हो जाती है। कुछ वेजिटेबल 6 महीने और 1 साल तक की होती है। पानी 2 बार कितना देना चाहिए? पानी 2 बार कितना देना चाहिए?
पानी जैसे आपने टेरेस में लगा रखा है तो पानी का रिक्वायरमेंट तो आपको प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। आपको बेग में उसमें मॉइस्चर कितना है उस पर वेरी करेगा, लेकिन रेगुलर पानी आपको देना पड़ेगा। जैसे हीट का टाइम पीरियड है तो रेगुलर दीजिए। बारिश का टाइम पीरियड है तो आप 3 दिन छोड़ सकते हैं, 2 दिन छोड़ सकते हैं। जैसे ड्राई हो रहा है तो उस पर आपको देख के देना है। बड़े एरिया में कर रहे हैं तो आप एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कर सकते हैं, तो ड्रिप डाल सकते हैं। ड्रिप से आपको आसानी होती है, वीट उसमें घास भी उगेगी ज़्यादा, कीचड़ होना चाहिए, पानी का मैनेजमेंट होना चाहिए, फर्टिलाइजर सिस्टम आपका मेंटेन होना चाहिए। वीकली कुछ में आपको वीकली फर्टिलाइजर देना पड़ता है, कुछ में आपको जैसे वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तो महीने में दे सकते हैं। सेम प्रोसेस जो आप किचन में जो कर रहे हैं ना वैसे भी कर सकते हैं। काफी लोग उसको ड्राई करके पाउडर करके यूज लेते हैं। हाँ, मिश्रण कर सकते हैं। बनाना के जो छिलके हैं उनको भी ड्राई करके, बनाना में क्या कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा है तो काफ़ी बेनिफिट होता है। फ्लावर और फ्रूटिंग दोनों में काम आएगा। फास्फोरस और पोटास का जो यूज होता है वो फ्लावरिंग स्टेज और ये फ्रूट को डेवलपमेंट के लिए काम आता है। ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, हाँ, उससे पहले आप डालेंगे तो फ्लावरिंग ज़्यादा बैठेगा, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी आएगी। जी सर, आप जैसे 10,000 ppm नीम ऑयल ले रहे हैं, 10,000 ppm नीम ऑयल ले रहे हैं तो 50 ml 15 लीटर में डालिए। यानी 2.5 ml आप 1 लीटर का रख सकते हैं या 2 ml 1 लीटर रख सकते हैं। छोटा है स्प्रे है आपके पास 1 लीटर वाला तो 2 ml आप डाल सकते हैं। नीम ऑयल का साइड इफेक्ट नहीं है, 1 ml ज़्यादा भी जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अदर पेस्टिसाइड जैसे क्लोरोपाइरिफोस है या इमिडा है, इंसेक्टिसाइड है, वो साइड इफेक्ट दिखाएगा। यदि आधा ml भी ज़्यादा गया तो प्लांट पे साइड इफेक्ट दिखाएगा। नीम ऑयल का फ्रीक्वेंसी हर 15 दिन में रख सकते हैं आप। मेरे नींबू फट जाते हैं, मतलब बोरेन डेफिशिएंसी है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक वे में किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? आपको नींबू जो फट रहे हैं उसमें कैल्सीबोर एक प्रोडक्ट आता है, कैल्शियम और बोरोन आता है। ऑर्गेनिक जाना फिर आपको मैं वो पूरा बताऊंगा उसका ऑर्गेनिक का, लेकिन केमिकल बेस पे कैल्सीबोर एक लिक्विड फॉर्म आता है। उसका आप एक स्प्रे अभी करेंगे, 1 वीक बाद दूसरा स्प्रे लेंगे तो इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई भी फ्रूट फट रहा है मतलब उसमें बोरोन और कैल्शियम का डेफिशिएंसी है, उसको मार्केट में मिलता है। दूसरा आप 20% बोरोन आता है चिलेटेड फॉर्म में, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसको ड्रेंचिंग फॉर्म में भी आप दे सकते हैं। पूरा फील्ड है तो उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा। यदि पत्ते पीले पड़ रहे हैं वो है तो आप उस पर फंजीसाइड का एक स्प्रे करिए या नीम ऑयल रेगुलर रखिए। नीम ऑयल एक फंगस को भी कंट्रोल करता है। बाकी फंजीसाइड में सिस्टमेटिक फंजीसाइड आते हैं जैसे मैनकोजेब है, कार्बन COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, रेडियोमिल है, ये सारे केमिकल बेस्ड है। वो रेगुलर में यूज नहीं ले सकते हैं। जैसे आपको डिजीज ज़्यादा है तो आप यूज कीजिए उसको, उसका इफेक्ट है। जबकि वेजिटेबल आप तोड़ रहे हैं तो 7 डे पहले यूज में लीजिए, 7 डे में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन नहीं होता। 4 से 5 दिन में उसका कंसंट्रेशन निकल जाए तो उसके बाद आप वेजिटेबल यूज ले सकते हैं। विनेगर भी आप यूज ले सकते हैं। जैसे भी विनेगर जो आता है, बैम्बू विनेगर या वुड विनेगर है, आजकल मार्केट में मिलता है, उससे आप ये वॉश कर सकते हैं वेजिटेबल्स। वो जितने भी टॉक्सिक हैं उनको निकाल देता है। 2 से 3 मिनट के लिए उसको विनेगर में रखिए। विनेगर का आप स्प्रे कर सकते हैं एज ए पेस्टिसाइड। कहीं मच्छर ज़्यादा है तो आप विनेगर का स्प्रे करेंगे, मच्छर आपका निकल जाएगा वहाँ से। जैसे बालकनी में मच्छर है तो विनेगर आता है, बाम्बू विनेगर, उसका ऑनलाइन भी मिलता है बाम्बू विनेगर, उसका स्प्रे करिए तो वो कंट्रोल करेगा। क्या क्या मच्छर उसका बंदर का तो
उसके हाँ, उसके लिए एक चीज है कि आपको नेट हाउस बनाना पड़े। वो नेट हाउस एक सिस्टम छोटा सा खड़ा कर दीजिए, उसका हाइट ज़्यादा नहीं रखिए, हाइट 8 फीट रखिए, तो विंड प्रोटेक्शन आपको रहे। आप 12 फीट 13 फीट हाइट कर देंगे तो विंड से वो पूरा निकल जाएगा। उसका प्रिकॉशन नेट उसका डालेंगे तो नेट से क्या हवा पास भी होती है, तो वो बंदर का जो वो इफेक्ट है वो कम होगा। बाकी बंदर का दूसरा कोई चारा नहीं है कि इसको रोक सके। चींटियाँ, चींटियों का आप नीम ऑयल से यूज ले सकते हैं और विनेगर यूज ले सकते हैं। चींटियों की विनेगर जो है उसका स्मेल इतना रहता है कि वो निकल जाएगा। काफी लोग विनेगर को हेयर फॉल जो होता है उसके लिए भी डालते हैं। बाम्बू विनेगर है, नहाते वक्त 2 ड्रॉप या आप 1 के 5 ml विनेगर आप डालिए नहाते वक्त, तो एक तो खुजली की जो प्रॉब्लम होती है, खुजली वगैरह किसी को थमोरिया होनी है, उसको 100% कर सकते हैं। बाम्बू विनेगर नेचुरल वो यूज लेना, बाम्बू विनेगर यूज लेना है। हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, उसका शैम्पू भी आ रहा है हेयर फॉल कंट्रोल, बड़ौदा की कंपनी वो बना रही है। ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हाँ, उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट आता है नाइट्रोबेंजीन। जैसे आपके गार्डन में फ्लावर्स है, फ्लावर की संख्या बढ़ानी है आपको, तो 35% नाइट्रोबेंजीन आता है, जिसका नाम बूम फ्लावर के नाम से आता है। बूम फ्लावर नाइट्रोबेंजीन 35, उसका आप स्प्रे करिए 50 ml 15 लीटर पंप माप है। फ्रूटिंग की संख्या बढ़ानी है तो भी आप डाल सकते हैं आपके फील्ड में। फ्रूटिंग की केमिकल हो गया, वो केमिकल है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये हाँ मतलब तो फिर 0050 भी वही हो गया। नहीं, वो अलग 0050 का जो है ना पोटास है। 0050 मतलब पोटास, 50% पोटास, तो वो आपका फ्रूट की साइज बढ़ाएगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा, साइज बढ़ाएगा। तो 52-34 का काम है फ्लावरिंग ज्यादा करना, फॉस्फोरस आ गया, और फ्रूट का साइज बढ़ाना, क्वालिटी लंबाई बढ़ाना। नाइट्रोबेंजीन जो है ये केमिकल बेस्ड है। ये क्या है कि फूलों की संख्या बढ़ा देता है, जिससे कि जैसे आपका तुअर सिंग है, तुअर का दाना बड़ा कर देगा और तुअर की संख्या बढ़ा देगा, प्रोडक्शन। अभी ये यूज मैंने बैंगन में लिया है फार्मर के साथ में। जिस फार्मर का 10 मन निकल रहा था 1 बीघे में, उसका 30 मन हो गया एक स्प्रे से। 30 मन नहीं, ये केमिकल बेस्ड है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है 5 से 6 दिन के लिए रहता है। जब भी आपको एक बार आपने पिकिंग कर लिया है, उसको तोड़ लीजिए, फिर इसका स्प्रे करिए तो तुरंत रिजल्ट देगा। और जब आप तोड़ेंगे 10 दिन बाद तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आप जो ये फ्रूट टॉनिक आते हैं वो यूज लीजिए। सीवीड है, अमीनो एसिड्स हैं जो नेचुरली बने हुए आते हैं, सोयाबीन बेस्ड हैं जो नेचुरल बेस्ड आते हैं, उनका रेगुलर यूज करिए। सीवीड हो गया जो एल्गी से बनता है, दूसरा अमीनो एसिड से ले लीजिए। अमीनो एसिड भी फ्लावरिंग बूस्टिंग करता है, फ्लावर बूस्टिंग के लिए अमीनो एसिड यूज। सोयाबीन बेस्ड जो पाउडर आता है वो यूज ले सकते। ऑर्गेनिक पे जाना है सर, ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक हुआ या केमिकल? ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक आता है, केमिकल बेस नहीं आता है। कुछ कंपनी केमिकल भी बनाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ऑर्गेनिक बेस से आता है, वो एल्गी से बनता है। सोयाबीन आपने बताया, अभी चारों ओर अहमदाबाद में खुदाई हो रही है, बिल्डिंगें बन रही है, तो 2-3 मंजिला नीचे की जो मिट्टी निकल रही है वो हम टेरेस गार्डन में यूज कर सकते हैं। मिट्टी, हाँ मिट्टी यूज ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है उसमें न्यूट्रिशन नहीं होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी उसमें, इसलिए आप एक्स्ट्रा उसमें आप यूज में लीजिए। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन यूज लेंगे तो उसमें ग्रोथ देगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। आप खेतों में कितनी बार होता है कि जैसे एक खेत का एक हिस्सा है वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, दूसरा हिस्सा प्रोडक्शन नहीं दे रहा है,
क्योंकि वहां से मिट्टी को उन्होंने उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट किया है। तो ऊपर का जो फंड ग्रुप वाली मिट्टी जो है वो उन्होंने वहां से निकाल लिया। तो उसमें एक्स्ट्रा आपको कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना पड़ेगा, तो 2-3 साल में प्रोडक्शन देने लगेगा। तो वो केमिकल फ्री होती है, ऐसा तो कोई मतलब हाँ। ऊपर की जो मिट्टी है होती है वो खराब होती है, 2-3 मंजिला नीचे की जो मिट्टी आती है वो तो अच्छी होती है। नहीं, आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगी। ऊपर की लेयर है उसमें न्यूट्रिशन मतलब लिव्स ऐड हो रही है, कुछ ऐड होता रह रहा है, तो न्यूट्रिशन ऊपर की मिट्टी में वैल्यू रहता है। नीचे की मिट्टी में क्या है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, इससे से कम होगी। नहीं, सभी ऑर्गेनिक वेस्ट सभी आ गया उसमें, लीफ पत्ती कुछ भी जो बाहर पड़ा है सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। अनप्लांट मिट्टी का है, फेक होना चाहिए, है ना, पूरा भर जाए ऊपर का, क्योंकि जैसे कोई भी आप सब्जी या ग्रीन ले रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट 50% के आसपास मॉइस्चर कंटेंट। हाँ, तो नीचे क्या कि वो लिक्विड जितना भी होगा वो उसका न्यूट्रिशन लिक्विड नीचे निकलेगा, और ऊपर जो है, ऊपर जो भी उसमें स्मेल आती है सड़ान वाली से, वो सड़ेगा नहीं, स्मेल नहीं देगा, इसलिए ऊपर ये आपको वो कम से कम 15-20 दिन तो उसको उसमें लगेगा डिकम्पोज चालू होने में, फिर कम से कम 1 महीना, मतलब आप 1.5 महीना पकड़िए, 1.5 महीने में डिकम्पोज। मेरा सवाल, अपने मीडिया सॉइल जो है वो अपने जैसे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए कैसा सॉइल मीडिया चाहिए? ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्रूटिंग फ्लावरिंग वाले होते हैं, बेसिक अपनी जो नेसेसिटी है वो एक सॉइल मीडिया प्रिपरेशन, दूसरा पानी कौन सा दे, अपने टैप वाटर दे या रेगुलर वाटर, अपने जो आम का वाटर मिलते हैं वो दे। एरिका पाम में ऐसी मतलब दिक्कतें आती है कि फ्लोरिन वाला पानी जाने से एरिका पाम जैसे कुछ प्लांट को नुकसान होता है, और तीसरी जो बेसिक नेसेसिटी है उसके बारे में थोड़ा आप से बताएं। जैसे मिट्टी वगैरह है तो मिट्टी का तो फर्स्ट पोर्शन आप 50% आप जो खेत की मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है वो लीजिए। मिट्टी का पीएच है वो एक मेन मायने रखता है। मिट्टी का पीएच जो है वो 7 से लेके 8.5 को 9 तक चल रहा है, उससे ऊपर होगा तो फिर उसमें ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मिट्टी का पीएच है, लेकिन आप हर एक जगह तो मिट्टी का पीएच अपन टेस्ट कर नहीं सकते हैं, इसलिए आप नॉर्मल खेत वाली मिट्टी यूज में लीजिए और उसमें 50% आप वर्मी कंपोस्ट ऐड करिए, तो एक ये सॉइल मीडिया आपका बन गया। आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है तो इसमें 20% आप नीम केक ऐड कर सकते हैं। मिट्टी बनाते वक्त 20% जो नीम केक है वो ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे हानिकारक इंसेक्ट है, जैसे टर्माइट है, इनसे बचाव होगा, या कोई भी हानिकारक उनसे बचाव होगा। व्हाइट फ्लाई इसकी स्मेल रहती है 2 महीने 3 महीने नीम केक की, अंदर डालने के बाद 2-3 महीने तक स्मेल रहती है, तो व्हाइट फ्लाई और चूसिया का जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा। नीम केक जैसे आपका 1 kg है तो 100 ग्राम से 200 ग्राम चाहिए, यानी 20% रखिए। हाँ, उसका यहाँ पे ऐसा है नीम केक का भी पाउडर है वो यूज में ले सकते हैं। तो ये सिस्टम तो आपका एक हो गया कि मीडिया प्रिपरेशन कैसे करना है। इसमें ये 2 या 3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, आपको 10% कोकोपीट ऐड करना है वो कर सकते हैं, वो नहीं करना तो वर्मी फ्लाइट ऐड कर सकते हैं जो कि बेस को मेंटेन करता है। वो भी नहीं है तो कोलसा ऐड कर सकते हैं, कोयला जो होता है वो 10% कोयला ऐड करिए। इसको बायोचार बोलते हैं, कोयला को बायोचार बोलते हैं, बायोचार आप ऐड कर सकते हैं। सोइल बायोचार जो होता है वो सोइल को फंड बनाता है। पानी जो है, पानी 450 TDS से लेके आप 550-600 TDS तक का पानी यूज ले सकते हैं। नॉर्मल आप जो पीते हैं पानी का जो वो पानी यूज ले सकते हैं, लेकिन जैसे सर बोल रहे हैं कि फ्लोराइड पानी हो या ज़्यादा TDS का पानी हो तो वो प्लांट को डेट करता है, ग्रोथ को अटका देता है, रूट डेवलपमेंट नहीं होगा।
क्योंकि उसमें सैलिनिटी बढ़ जाएगी, तो वो डेवलपमेंट नहीं करता है। आप नॉर्मल किचन गार्डन में फ्यूज दे सकते हैं, उसका एक बार TDS चेक कर लेने का। TDS मीटर आता है हल्का सा, पेन TDS मीटर। ज़्यादा TDS तो नहीं करिएगा क्योंकि जमीन को बिगाड़ेगा। कम TDS से 600 तक है तो आप ओपन फील्ड में यूज ले सकते हैं। क्या फर्टिलाइजर देने के लिए ड्रेंचिंग या फॉलियर कौन सा मेथड अच्छा है? ओपन फील्ड में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं आप? हाँ, पॉट ओपन फील्ड में ना, नहीं पॉट में पोर्ट में दोनों तरीके से दे सकते हैं, लेकिन ड्रेंचिंग फॉर्म में जैसे क्या दे रहे हैं आप उस पर डिपेंड है। जैसे पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं या लिक्विड पे दे रहे हैं तो आप ऊपर फोलियर स्प्रे करेंगे। नॉर्मल स्पाइडर माइट वगैरह को उनके लिए फोलियर स्प्रे, हाँ, स्पाइडर के लिए इसके लिए देना तो फोलियर स्प्रे दीजिए, उसमें नीम ऑयल यूज लीजिए, वो बेनिफिट करता है। बराबर। हाँ, नीम ऑयल आप खुद भी तैयार कर सकते हैं घर में। हाँ? कैसे कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। जो निमोली जो आती है उसका जो तेल आप मार्केट से परचेज करिए, जो घानी होती है वहाँ से आप ले सकते हैं घानी से। और वो जो डायरेक्टली आप यूज लेंगे तो वही है तो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, तो उसको एक स्टिकर आता है जैसे आप यूज में लेते होंगे, स्टिकर जो शैम्पू टाइप से आता है, एक स्टिकर का शैम्पू भी यूज ले सकते हैं आप उसमें। तो वो डाल के आप वो डालेंगे तो वो फट जाएगा, उसको फाड़ना है, ऑयल को पानी मिक्स करना है, उसके साथ साथ में पानी मिक्स करना है आपको और उसको स्टिर करना है। जब वो पूरी तरीके से फट जाए, वाइट हो जाए, फिर उसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट नीम ऑयल आप यूज लेंगे तो काम नहीं करेगा, वो जाएगा ही नहीं क्योंकि ऑयल ही है तो वो ऊपर ही पड़ा रहेगा। उसको पहले आपको उसकी डेंसिटी उसको कम करना पड़ेगा तभी वो यूज। मिलीबग बोलते हैं, नॉर्मल मिलीबग आता है ओर्नामेंटल में, जैसे वुडहल है, जासूस है, उनमें सब में ये ज़्यादा आता है गर्मी के टाइम। एनवायरनमेंट चेंज होगा तब मिलीबग का इफेक्ट आएगा, चाहे प्लांट अंदर भी नेट हाउस में भी है तो उसमें भी आता है, लेकिन वो कब आता है जब एनवायरनमेंट अप डाउन जाता है, ज़्यादा गर्मी पड़ जाए एकदम से ठंडी, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो मिलीबग आता है। उसको कंट्रोल आप प्रोफेनोफोस से कर सकते हैं। प्रोफेनोफोस एक केमिकल आता है, उससे आसानी से हो जाता है, लेकिन नॉर्मल आपको करना तो नीम ऑयल यूज लीजिए, उसके साथ एक पाउच शैम्पू ऐड करिए। नीम ऑयल के साथ में शैम्पू पाउच ऐड करिए, 1 से 2 स्प्रे करेंगे तो मिलीबग कंट्रोल आ जाएगा, लेकिन उसको पूरा भिगोना है आपको। जब मिलीबग है वो पूरा स्प्रे से भीगना चाहिए, तभी जाके वो कंट्रोल आएगा। आयरन रिक्वायरमेंट होता है आयरन का, उससे भी आयरन चीज से भी, जैसे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहे हैं, छाछ और गुड़ और ये डाल के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो उसमें आप वो डाल सकते हैं। एक जैसे कोई भी आयरन का सोर्स है वो डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम का सोर्स डाल सकते हैं, कॉपर के लिए कॉपर डाल सकते हैं, कॉपर ये यूज आता है। कैल्शियम के लिए, कैल्शियम जैसे जिप्सम यूज ले रहे हैं उसमें कैल्शियम भी आता है, कैल्शियम कंटेंट होते हैं। फालसा, हाँ फालसा की हाइट तो आपकी 2-3 फीट होगी ना, तो इंटरक्रॉप में कोई भी वुडी प्लांट ले लीजिए आप, जैसे लॉन्ग टर्म में चंदन ले सकते हैं, व्हाइट चंदन, रेड चंदन, फिर सागवान ले सकते हैं, मीलिया दुबिया ले सकते हैं, महामुनि ले सकते हैं, ऊपर जाएगा सीधा, उसमें साइड इफेक्ट नहीं करेगा। चंदन के झाड़ के लिए किस टाइप की मिट्टी चाहिए या कैसा? जब इनिशियल स्टेज में आप चंदन के प्लांट लगाते हैं या नर्सरी से परचेज करते हैं तो 1 फीट 2 फीट का जो प्लांट होता है तो उसमें उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्लांट लगा हुआ आएगा, या तो मेहंदी आएगा या कुछ भी आएगा, उसको कम से कम 1 से 2 साल तक आपको उसको रखना है, बाकी वो प्लांट क्या डेड हो जाएगा आपका, क्योंकि उसको वो जो फूड है अपने आप लेता नहीं है। चंदन का प्लांट 1-2 साल तक अपने आप फूड नहीं लेगा, वो
अदर प्लांट से फूड लेता है, उसकी जगह आप तुलसी भी लगा सकते हैं उसके बेस पे। दूसरा तुवर सिंह जो आती है उसका प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। ये सिम्बायोसिस बेस पे काम करता है, यानी दूसरे प्लांट पे फूड पे निर्भर रहता है 1 साल के लिए, फिर वो 1 साल 2 साल का प्लांट हो गया, फिर वो ग्रो करेगा। 1 साल के लिए कोई भी प्लांट हो, 1 साल के लिए उसकी केयरिंग करनी पड़ेगी आपको। फिर उसमें पानी की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। जब रूट डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है फिर पानी कम कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या था मेरे को बताइए थोड़ा। ड्राई हो जाता है पूरा प्लांट, तो उसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। जो जमीन है उसमें टर्माइट का इफेक्ट होगा, उदेव का इफेक्ट होगा। तो रेगुलर बेस पे आप उसमें उदेव का, यानी साल में 1 बार उदेव का ट्रीटमेंट, मतलब क्लोरोपाइरिफोस करके दवा आती है उदेव के लिए। कौन सी? क्लोरोपाइरिफोस हर एक प्लांट में डाल सकते हैं आप, वुडी प्लांट है जितने। क्लोरोपाइरिफोस उदेव के लिए दवा है, 50% आता है क्लोरोपाइरिफोस और 20% आता है। 50% आप यूज कीजिए उसमें, और उसका ड्रेंचिंग करा दीजिए। और जैसे प्लांट के ऊपर उदय चल रही है, प्लांट के ऊपर भी उदय अपना घर बना लेती है कुछ प्लांट पे, तो जैसे गेरू जो होता है, गेरू और चूना, उसके साथ आप कुछ ml क्लोरोपाइरिफोस का डाल के उस पर पेस्ट कर दीजिए उसका, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। ये कर सकते हैं। टेरेस में अंजीर लगा सकते हैं। हाँ, गमले में आप अंजीर लगा सकते हैं, आसानी से ग्रो करेगी। अंजीर में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, पूना रेड है, फिर एक काफी सारी वैरायटी है, बहुत सारी अंजीर की। अपने यहाँ पे पूना रेड ज्यादा चलती है। टेरेस में लगाने के लिए कौन सी है? आप पोट यूज कीजिए, पोट में कोई भी चलेगी उसका, लेकिन रेगुलर में आप उसका प्रूनिंग करते रहिए तो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। प्रूनिंग करेंगे साइड की ब्रांचेस आएंगे। प्रूनिंग जब वो 6 मंथ का हो जाएगा उसके बाद से प्रूनिंग करिए उसका। प्रूनिंग अभी बारिश के मौसम में करें, जैसे 4-5 महीने का टाइम पीरियड है उस समय करें। जब भी प्रूनिंग करते हैं आपको ऐसा लगता है कि ऊपर फंगस आ रही है, फंगस जनरेट कर रही है जहाँ से कटिंग किया हुआ, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी फंजीसाइड पाउडर आता है उसका पेस्ट बना लीजिए, और वो जहाँ से कटिंग किया उस पर आप पेस्ट लगा दीजिए, तो फंगस ग्रो नहीं करेगी, वो साइड से फुटान करेंगे। हल्दी भी लगा सकते हैं। अंजीर बड़े नहीं हो रहे, उसको एक बार आप चारों तरफ से थोड़ी खुदाई करिए 2 फीट छोड़ के, फिर उसमें आप डीएपी यूज ले सकते हैं, तो डीएपी लीजिए। बड़ा प्लांट है, 1 साल का है, तो 250 से 500 ग्राम डीएपी आप यूज ले सकते हैं। ओके, डीएपी दीजिए, फिर अच्छे से उसको पानी दीजिए, ठीक है। और वर्मी कंपोस्ट भी, और छाया खातर आपके पास 1 साल 1.5 साल पूरा रहो तो उसको यूज ले सकते हैं। फ्रूट साइज बढ़ेगी उसमें। फ्रूटिंग गिरा मतलब उसमें डेफिशिएंसी है, आपको बोरोन और इनका फ्रूट का डेफिशिएंसी है, इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। माइक्रोन्यूट्रिएंट आप यूज ले सकते हैं। कितने प्लांट है आपके? 10 प्लांट है ना। आप पहले तो ये कोशिश करिए, फिर मेरा नंबर में सबके पास ये है, तो आप कुछ भी आपको फ्रूट से रिलेटेड, प्लांटिंग से रिलेटेड कुछ भी हो तो मेरे को फोन करिए, मैं आपको गाइड करूँ। अमरूद का भी ये टाइम जो बारिश का टाइम है उसी में करिए आप प्रूनिंग एक बार आप फ्रूटिंग ले लीजिए, उसके बाद उसका प्रूनिंग करिए। फ्रूटिंग आपका पूरा हो जाता है उसके बाद प्रूनिंग उसका। प्रूनिंग से क्या होगा कि आपके एक तो फ्रूट बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी। ये बारिश के मौसम में, ठंडा मौसम होता है ना, उसी से। लेकिन जिस फ्रूट एक बार आप ले लीजिए, फ्रूटिंग के बाद करिए प्रूनिंग, कोई दिक्कत नहीं। प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, साल में कभी भी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड होता है उसमें ग्रोथ फास्ट आती है, बारिश रहती है, क्लाइमेट सेट होता है, इस तरह।
अंजीर का बॉन्साई होता है, हाँ बोनसाई बना सकते हैं, अंजीर का बोनसाई बनता है, मार्केट में मिलता भी है। इसका नहीं हम बना सकते, कैसे बनाते हैं? बोनसाई के लिए तो बोनसाई का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। उसका जो रूट है, साइड रूट कट करते रहना पड़े। छोटा प्लांट आप लीजिए, रेगुलर बेस में आपको हर महीने उसका रूट निकाल के रूट कटिंग करना है और मीडिया चेंज करते रहना पड़ेगा। तो फूल आएगा उसमें? 100% आएगा। बोनसाई पौधे मिल रहे हैं इसके, अंजीर के तो आसानी से बोनसाई आसानी से बन जाता, प्रोसेस आना चाहिए। मेरा आएगा तो मैंने बहुत बनाया, बनाइए, बनेगा। लाया भी हूँ। अच्छा बनेगा, बोनसाई तो बनेगा। कौन से लक्की बाम्बू की बात कर रहे हैं या कौन से? हाँ, उसको आप पोट में लगाते हैं। पानी में ही रखते हैं ना, हाँ, तो वो येलो हो जाता है। एक्चुअल में पानी में न्यूट्रिशन नहीं है, तो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा उसको, तो आपको लिक्विड न्यूट्रिशन उसमें देना पड़ेगा। लिक्विड न्यूट्रिशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करके आते हैं, PGR। वो आप पानी जब भी चेंज करते हैं तो उसमें 1 ml 2 ml आप डालेंगे, उसकी ग्रोथ भी फास्ट आएगी लक्की बाम्बू की। स्पेशल लक्की बाम्बू PGR आते हैं, वो आप चेंज करें उसकी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। उसका कोई भी जैसे स्टेम है उसमें एक उसका न्यूट्रिशन का टाइम पीरियड, इतना न्यूट्रिशन वो लेगा उसमें से, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। जितना स्टोर है, जैसे अपनी बॉडी में जितना स्टोर फूड है उतना अपन ले लेंगे, फिर अपने को फूड की जरूरत पड़ेगी, वैसे ही वो चीज़ है। बाहर मिलता है, हाँ, बाहर मार्केट में मिलेगा, ऑनलाइन मिलता है। उसका क्या नाम है? PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो क्या केक्टस है, इस तरीके से जो ये है ना केक्टस है, तो उसमें वो बेल की तरह ही होता है। लीफ नहीं होगा, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, पैसन फ्रूट, सॉरी मैं वो समझ रहा, लेकिन समझा था। पैसन फ्रूट है, पैसन फ्रूट पूरा बेल होता है, और आपने प्लांट जो परचेज किया या सीड से बनाए हैं, हाइब्रिड प्लांट है, तो 1 या 1.5 साल में उसका बेल पूरा जैसे अपने दूधी का बेल होता है उसी टाइप से उसका वो बनाना पड़ेगा, मान लो आपको तैयार करना पड़ेगा, उस पर वो लगेगा। हाईली न्यूट्रिटिव फूड है ये, नहीं खाली वर्मी कंपोस्ट से ग्रो करेगा। वर्मी कंपोस्ट है, आप सीवीड यूज ले सकते हैं, जो सीवीड है उसको यूज लीजिए। ये दूसरा ये नीम केक के लिए यूज लीजिए। पैसन फ्रूट को कम पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैसन फ्रूट भी है अफ्रीकन फ्रूट है, और विटामिन C प्रचुर मात्रा में उसमें होता है, उसका शरबत बनता है काफ़ी ज़्यादा। फ्रूट मतलब जो कृष्ण कमल है। हाँ, इसको कृष्ण कमल भी बोलते हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटी है। हाँ, मेरे यहाँ पे है, लेकिन छोटे छोटे वो अपना ये यहाँ का वैरायटी है, गुजरात का वो देसी वैरायटी है। हाँ, वो बोर कहते हैं, लेकिन उस पे फ्रूट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन किसी पे बड़ा बड़ा आता है, बॉल जितना। हाँ, उस पे फ्रूट नहीं आएगा, वो देसी वैरायटी है। इसमें लगभग मेरे हिसाब से 40 से 45 वैरायटी है। वियतनाम का अलग आता है, अफ्रीका का अलग आता है, अलग अलग वैरायटी। छोटी सी बालकनी में किचन गार्डन करना है, कोई आइडिया दीजिए ना, तो कुछ नहीं करना। छोटी सी बालकनी में किचन गार्डन पॉट में, पोर्ट में हाँ, तो पहले से बताइए ना, कुछ नहीं आता है वैसे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे कोई भी अपने कंटेनर होते हैं वो नॉर्मल यूज ले सकते हैं। आप कंटेनर से चालू कर सकते हैं, अपने गार्डनिंग कर सकते हैं। जो वेस्ट कंटेनर है अपने घर में जो बाहर फेंक देते हैं उनको यूज लीजिए। उनमें जो कोकोपीट है उसको वॉश कर लेने का, उसको भरने का 2 इंच 3 इंच खाली रखने का उसमें आप जैसे पालक धनिया डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, वहाँ से आप चालू करिए इनिशियल स्टेज। जब इस पर आप सक्सेस जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं दूसरा और कर देता हूँ, तो फिर दूसरे पे आप जाइए। जैसे पोट, छोटे पोट ले लीजिए, उन पोट पे आप बैंगन लगा सकते हैं, मिर्ची के प्लांट लगा सकते हैं और टमाटर लगा सकते हैं। पहले आप धनिया से, पालक से, पुदीने से, इनसे चालू करिए। ये क्या कि आसानी से ग्रो करने वाले प्लांट हैं जो नॉर्मल ग्रो कर जाते हैं। और इनको वीकली जो स्प्रे आता है, 1 लीटर का स्प्रे मार्केट में मिलता है, वो परचेज कोई भी स्प्रे ले सकते हैं। जो नॉर्मल स्प्रे आता है 1 लीटर स्प्रे,
उस पर आप जो कांच साफ करने के लिए भी आता है, स्प्रेयर बोतल बोलते हैं, उसमें आप पानी डाल के उस पर स्प्रे कर सकते हैं। कुछ भी लिक्विड फर्टिलाइजर है वो मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर जो NPK आता है उसका क्वांटिटी हमेशा कम रखने का, ज़्यादा नहीं रखने का। ऑर्गेनिक यूज लेते हैं तो ऑर्गेनिक फ्रीज है, ऑर्गेनिक NPK भी आता है, ऑर्गेनिक पोटास भी आता है, वो यूज में लीजिए, लिक्विड फॉर्म में आता है, वो काम में ले सकते। धनिया आप जब भी ग्रो करते हैं फ्रेश सीड यूज लीजिए। पुराना सीड होगा कभी ग्रो नहीं करेगा। फ्रेश सीड यूज लीजिए, उसको दो पोर्शन होना चाहिए तभी धनिया उगेगा। उसको किसी से फूट लीजिए तो वो टूट जाएगा, बारीक होने के बाद में उसको हटा देंगे। फ्रेश सीड होगा गारंटेड उगेगा। मेथी भी इस टाइप से ग्रो कर सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, नॉर्मल मेथी डाल सकते हैं, ये ऐसे ही पोट में डाल सकते हैं। हाँ, वो मैं यदि अपना सब ग्रुप हो तो उसमें मैं सीजनेबल चार्ट वेजिटेबल का भेज दूँ कर सकता हूँ। આપણે એક સેશન એવું રાખ્યું છે લંચ પછીનું, એમાં બધા ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરીશું અને પ્રેક્ટિકલ કરીશું, તમારી પાસે જ કરાવડાવીશું, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કેવી રીતે આપણે સોઇલ મીડિયા તૈયાર કરીએ છીએ, કેવી રીતે એને કેટલું ફર્ટિલાઇઝરની જરૂર પડે, કેવી રીતે ગ્રો કરી શકો, એનું આપણે પ્રેક્ટિકલ ગ્રુપમાં તમારે જ કરવાનું છે। એ રીતનું આપણે પ્રેક્ટિકલ સેશન પર રાખ્યું છે લંચ પછી। मशरूम से होता है या अपने मशरूम के सीड आते हैं, वो जैसे फंगस है मशरूम एक तरीके से, हाँ? उसके फंगस के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, वैसे स्पोर्ट्स होते हैं मशरूम का, वो लैब में तैयार होते हैं। बाहर भी होते हैं, वाइल्ड मशरूम आती है काफ़ी सारी, वो काफ़ी यूज में भी लेते हैं। लेकिन जो कल्टीवेशन आपको करना है तो उसको भी आपको डार्क वाली स्पेस है जहाँ टेम्परेचर हल्का कंट्रोल होता है, उसमें मशरूम ग्रो कर सकते हैं। उसको नॉर्मल जो अपने भूसा होता है, जो धान का निकला हुआ भूसा होता है, उसको वॉश कर लेने का पानी में, पॉलीथीन होती 5 किलो 6 किलो की जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, वो भर लेने की, उसमें भरने का उसको दबा के, फिर मशरूम के जो सीड्स आते हैं जो धान के ऊपर या मकई के ऊपर ग्रो करे हुए होते हैं, जो उसके स्पोर्ट्स हैं, उनको आपको छिड़क देने का है। विदिन 3-4 डेज में मशरूम उसमें से बाहर निकलना चालू होगा। उसके थैली पे छेद करना है, तो जहाँ जहाँ छेद करेंगे ना वहाँ से मशरूम के स्पोर्ट्स बाहर आ जाएंगे। आप घर पे भी बना सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। उनके साथ गहरी मशरूम भी कोई उगता है नहीं उगेगा, क्योंकि जो सीड स्पोर्ट्स आप ले रहे हैं वो सर्टिफाइड लीजिए, जो लेबोरेटरी बनाती है उनसे लीजिए। जेरी मशरूम में वाइल्ड जो उगती है वो जेरी मशरूम है, वो बटन मशरूम यूज ले सकते हैं, नॉर्मल बटन मशरूम चलता है, वो उसका शेप अलग आएगा। जैसे बटन मशरूम यूज ले रहे हैं तो बटन मशरूम ही ग्रो करेगा। न्यूट्रिटिव वैल्यू है मशरूम की, ये भी एक प्रोजेक्ट नए जो स्टूडेंट है वो कर सकते हैं, नया ये बना सकते हैं, अपना बिजनेस तैयार कर सकते हैं। मशरूम है जो एक मैडम ने कहा था केसर वाला, वो भी चालू कर सकते हैं। वो अच्छे कंसेप्ट हैं, लेकिन उसके डाउनफॉल और दोनों देखने के भी, उसके बाद उसको एक दो जगह विजिट करने की जहाँ पहले से चल रहा है, फिर सेटअप चालू कर। मखाना जो है वो बिहार में होता है, एक्चुअल में बिहार का फेमस है मखाना। हाँ, वो तालाब के अंदर उगता है। तालाब जो होता है ना उसमें मखाने का प्रोडक्शन होता है। जो बिहार का बेगूसराय या कुछ एरिया है वो मखाने के लिए फेमस है। कैंपर के पौधे आते हैं, प्लांट आते हैं, प्लांट पे कैंपर का एक्सेक्ट जो निकलता है उससे कैंपर बनता है। वो ग्रो करते हैं, कैंपर ग्रो होता है इस जमीन में। आपने कैंपर लगाया हुआ, लेमन में फल नहीं आ रहे। आपने सीड वाला पौधा कितने साल का हुआ है? सीड वाला पौधा होगा वो 4 से 5 साल लेता है, लेकिन उसका सिस्टम मैं बताता हूँ। फ्रूटिंग नेक्स्ट ईयर आ जाएगा आपको,
अभी उसको क्या करें कि 3-4 फीट जगह छोड़ के उसको अच्छे से खुदवाइए 1 फीट तक चारों तरफ से। उसमें जो ऊपर जाली होती है उसको एक बार निकाल दीजिए। फिर उसमें आप जो DAP फर्टिलाइजर होता है उसका एक लेयर बनाइए, फिर मिट्टी डालिए, फिर छाया खातर या वर्मी कंपोस्ट वो डालिए, उसको पानी दीजिए। फिर 1 महीने तक उसको पानी नहीं देना, आपको ड्राई रखना 1-1.5 महीने। 1.5 महीने आप पानी का खिंचाव करेंगे उसमें ना, फ्रूटिंग चालू, फ्लावरिंग चालू हो जाएगा। 1 महीना उसमें खिंचाव दीजिए। दूसरा मैंने जो आपको बताया नाइट्रोबेंजीन, उसका एक स्प्रे कर दीजिए, फ्लावरिंग चालू। सीताफल हाँ, वो बीज वाले कोई भी फ्रूट होंगे, फल पौधे होंगे ना, वो टाइम लेते हैं, 4 से 5 साल लेते हैं वो, क्योंकि हाँ कटिंग तो कर सकते हैं, कोई पौधे कटिंग करिए और फ्लावरिंग लेने के लिए उसमें पानी का खिंचाव दीजिएगा 1 महीना। पानी कम करना, पानी नहीं देना बिल्कुल 1 महीना। आप जब क्या होता है, कोई भी पौधा होता है ना, प्लांट है, जब उसमें आप पानी बंद कर देंगे तो उसको क्या होगा कि भाई कि मेरे को नया कुछ ग्रो करना, मेरा नया बनाना, मेरी संतति आगे बढ़ाना, तो वो फ्लावरिंग करेगा। यानी उसको स्ट्रेस देंगे तो वो फ्लावरिंग करेगा। ये जो प्रकृति के नियम है वही चीज है, तो वो करेंगे तो आप फ्लावरिंग आएगा। हाँ कटिंग से लगाया था आपने या सीड से लगाया? आएगा, सिस्टम आपको आएगा।